दोस्तों, इस वीडियो में हम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स मेजर पेपर 2023 को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ मैट्रिक्स थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम में यहाँ पर दो मैट्रिक्स दी हैं ए एंड बी और उनका प्रोडक्ट निकालना है। यहाँ पर दिया हुआ है ए इंटू बी, अगर हम निकालेंगे तो ये है दिया हुआ है ए 1 - 2 3 -4 2 5 और इसको प्रोडक्ट करना है 3x2 मैट्रिक्स से 2 3 4 5 2 1। प्रोडक्ट करने में हमें मिलेगा 1 × 2 प्लस -2 × 4 प्लस 3 × 2। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में आएगा -4 × 2 प्लस 2 × 4 और प्लस 5 × 2। और फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में आएगा 1 × 3 यानी 3 -2 × 5 यानी कि -10 और प्लस 3 और ये हो जाएगा लास्ट एंट्री इसकी -12 और प्लस 10 और प्लस 5। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 0 और यहाँ पर हो जाएगा 10, यहाँ पर हो जाएगा -4 और यहाँ पर हो जाएगा 3। इसलिए ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ द एलिमेंट ऑफ थर्ड रो आर एडेड टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द थर्ड कॉलम। थर्ड रो को हम ऐड कर रहे हैं थर्ड कॉलम में, तो जो रिजल्टेंट जो आएगा वो थर्ड कॉलम में ये इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज C3 = C3 + R3। थर्ड कॉलम में हम थर्ड रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करेंगे तो ये आएगा C3 = C3 + R3 यानी कि ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑब्वियसली ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशन नहीं है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ये नहीं है। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में रो को कॉलम में ऐड नहीं करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। ये जस्ट जो भी दिया हुआ है स्टेटमेंट में उसको हमने यहाँ पर देखा है कि ये थर्ड कॉलम में इम्पैक्ट पड़ेगा और थर्ड कॉलम को थर्ड रो के जो एलिमेंट है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो ऐड कर रहे हैं, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो C3 = C3 + R3 हो जाएगा। दैट्स ऑल। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रो ऑपरेशन will restore the elementary matrix this to the identity matrix। तो इसमें हमें कौन सा एलिमेंट्री जो रो ऑपरेशन है वो ढूंढना है जिससे कि ये जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स थी है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स थी है 1 0 5 1 दिया हुआ है, मान लेते हैं ये A है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज हो जाए। हमें क्या करना पड़ेगा, जो R2 है R2 = R2 - 5 टाइम्स R1 करना पड़ेगा। यानी कि इसको हम इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं ऐड -5 टाइम्स द फर्स्ट रो टू द सेकेंड, यानी कि थर्ड कॉलम थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जैसे ये ऑपरेशन करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 या I2 में, इसलिए यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को कंसीडर करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ एक मैट्रिक्स 3x3, उसका डिटर्मिनेंट इसका रैंक निकालना है हमें। कह रहा है कि देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फॉल्स, हमें फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है जो कि रैंक से रिलेटेड है। तो ऑब्वियसली पहले तो हम डिटर्मिनेंट यहाँ पर देखें। डिटर्मिनेंट
जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट कितना होगा। तो ये एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है और इसका जो डिटर्मिनेंट है वो a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए का प्रोडक्ट होता है। ओके, अब यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि रैंक ऑफ ए इज़ 1 इफ़ a इक्वल टू बी इक्वल टू सी है। तो अगर a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाएगा तो ऑब्वियसली a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाएगा, तो तीनों जो कॉलम हैं वो आइडेंटिकल हो जाएंगे और उस केस में हमें कोई भी हम 2x2 माइनर लेंगे तो वो हमेशा उसकी वैल्यू 0 आएगी। इसलिए इसकी रैंक, चूँकि ये नॉन जीरो मैट्रिक्स रहेगी और इसकी वजह से इसकी रैंक हमेशा 1 रहेगी, इसलिए फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। अब सेकेंड में अगर a इक्वल टू बी कह दे और b नॉट इक्वल टू सी है तो ये मैट्रिक्स जो है वो a कुछ इस टाइप से हो जाएगी 1a a स्क्वायर, 1a a स्क्वायर और 1c c स्क्वायर हो जाएगी। यहाँ पर a नॉट इक्वल टू c है और इसलिए अगर हम यहाँ पर इसकी वैल्यू देखें, इस 2x2 माइनर की वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा c माइनस ए हो जाएगा जो कि 0 के बराबर नहीं है और इसलिए इसकी रैंक एग्जैक्टली 2 हो जाएगी। और चूँकि यहाँ पर जो दो कॉलम है आइडेंटिकल है इसलिए इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपने आप ही 0 हो जाएगी, यानी कि थ्री ऑर्डर का जो माइनर है वो 0 हो जाएगा और 2 ऑर्डर का एक माइनर मिल रहा है जो कि नॉन जीरो है, इसलिए इसकी रैंक 2 हो जाएगी। इसलिए स्टेटमेंट सेकंड भी ट्रू है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 में कह रहा है कि रैंक ऑफ ए ऑलवेज 3 होगी, रैंक ऑफ ए 3 होगी और ये ऑलवेज होगी। तो ऑब्वियसली अगर हम फर्स्ट कंडीशन में जाते हैं तो इसकी रैंक 1 हो जा रही है, अगर इस कंडीशन को इम्प्लीमेंट करते हैं तो रैंक इसकी 2 हो जा रही है। इसलिए यही जो स्टेटमेंट 4 है वही एक्चुअली में क्लियरली फॉल्स स्टेटमेंट है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन तो यहाँ पर फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा और हमारी राइट चॉइस हो जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन दिया है टेक्निकली वो भी फॉल्स है। कैसे कि अगर हम यहाँ पर दिया है कि रैंक ऑफ ए इज़ इक्वल टू 3 होगी इफ़ ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी हो। अगर हम a इक्वल टू, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लें a इक्वल टू 5 है और b इक्वल टू सिंपली 6 है और c इक्वल टू 5 है, तो देखिए इससे क्या मिल रहा है, 5 नॉट इक्वल टू 6 एंड 6 नॉट इक्वल टू 5। तो ये जो कंडीशन यहाँ पर दी है वो यहाँ पर होल्ड कर रही है। a नॉट इक्वल टू b है क्योंकि a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 6 है, तो a नॉट इक्वल टू b है, और b नॉट इक्वल टू c है क्योंकि b की वैल्यू 6 है और c की वैल्यू 5 है, तो अगेन ये नॉट इक्वल है। लेकिन यहाँ पर a इक्वल टू c हो जा रहा है, a इक्वल टू c इक्वल टू 5 हो जा रहा है, यानी कि ये कंडीशन के साथ में एक पॉसिबिलिटी है कि ये कंडीशन फुलफ़िल हो सकती है। उसके साथ में एक और चीज़ हो सकती है, या तो a इक्वल टू सी हो जाए और या तो a नॉट इक्वल टू सी हो जाए। तो अगर a नॉट इक्वल टू सी रहेगा, अगर a नॉट इक्वल टू सी रहेगा तो उस केस में तो रैंक हमेशा 3 रहेगी। लेकिन अगर a इक्वल टू सी हो गया, जैसे यहाँ पर इस केस में a इक्वल टू 5 है और c इक्वल टू 5 है, ये कंडीशन इक्वल की है, और इस केस में दो a और c दो इक्वल हो जा रहे हैं इस केस के लिए, इसलिए रैंक कितनी हो जाएगी इस केस के लिए, 2 हो जाएगी, न कि 3 होगी। तो ये कंडीशनल है। अगर किसी ने थर्ड ऑप्शन को भी फॉल्स कर दिया है तो इन जनरल एक्चुअली में ये ट्रू नहीं है, इन जनरल ये फॉल्स है। लेकिन जो यूनिवर्सिटी है या कोई भी, चूँकि फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो ऑलवेज फॉल्स है, इसलिए फोर्थ जो स्टेटमेंट है कह रहा है कि रैंक ऑफ ए ऑलवेज 3 होगी, ये इन जनरल ट्रू नहीं है, इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो 4 है। लेकिन अगर किसी ने थर्ड ऑप्शन को भी टिक कर लिया है तो टेक्निकली वो भी राइट चॉइस है, लेकिन इसमें में भी आपको नंबर ना मिले, तो ये आपके ऊपर है। अगर आपको बेस्ट ऑप्शन दिख रहा है तो उसी को आपको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 4x4 मैट्रिक्स दी है। यूजुअली
फर्स्ट अटेम्प्ट में 4x4 अगर कोई स्पेशल मैट्रिक्स नहीं है तो उसकी रैंक निकालने में टाइम लगता है, तो आप इसको ऐसे क्वेश्चन को इग्नोर कर सकते हैं। अगर 3x3 मैट्रिक्स है तब तो उसको हैंडल किया जा सकता है इजीली, लेकिन 4x4 या 4 से ज़्यादा ऑर्डर की मैट्रिक्स है उस केस में आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करके या अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करके इसका रैंक निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस मैट्रिक्स को नाम दे देते हैं कि ये ए के बराबर है, और अगर इसमें हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करें, यहाँ पर ये तीनों को ज़ीरो करना है हमको यहाँ पर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए हम करेंगे R2 इक्वल टू R2 माइनस 4 टाइम्स R1, R3 इक्वल टू R3 माइनस 3 टाइम्स R1, और R4 इक्वल टू करेंगे R4 माइनस R1। ये तीन ऑपरेशन करेंगे तो जो मैट्रिक्स A है उसके इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलेगी। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कौन सी मिल जाएगी वो हम यहाँ पर लिखते हैं, A के इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलेगी। तो हमें ये ऑपरेशन करने पे इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ये मिल जाएगी जो यहाँ पर लिखी हुई है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर -7 है ये, और इससे जस्ट ऊपर भी एंट्री -7 है, तो ये -7 को हमें ज़ीरो करना है। तो हम क्या करेंगे ऑपरेशन, यहाँ पर नेक्स्ट ऑपरेशन कर रहे हैं R3 इक्वल टू R3 माइनस R2। तो R3 माइनस R2 करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलेगी हमें। एक नई फर्स्ट रो एज इट इज़ रहेगी, सेकेंड रो भी एज इट इज़ रहेगी -7, 6 माइनस 11, और थर्ड रो हो जाएगी यहाँ पर 0 आ जाएगा। 4 माइनस 6 करेंगे तो -2 हो जाएगा, और -7 और -11 करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और लास्ट रो भी एज इट इज़ रहेगा 1 -2। अगर हम नेक्स्ट जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है देखें, R4 इक्वल टू करें R4 प्लस 1/2 टाइम्स R3 करें तो हमें क्या मिल जाएगा, जो लास्ट रो है वो आइडेंटिकली ज़ीरो हो जाएगी। 1 2 -1 3 0 -7 6 -11 0 0 -2 4, और लास्ट रो आपकी हो जाएगी 0। ये हमारा अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में आ गया है, ठीक है, अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में आ गया है, इसलिए इसकी रैंक नॉन ज़ीरो रो के इक्वल हो जाएगी, और नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रो हैं यहाँ पर 3, इसलिए इस मैट्रिक्स की रैंक ऑफ A एक्चुअली 3 हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर A फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इस पे कह रहा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n कैन नॉट हैव रैंक। रैंक हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीज़र होता है, यानी कि रैंक या तो ज़ीरो होगा या तो पॉजिटिव इंटीज़र होगा, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि कैन नॉट हैव, यानी कि ऐसा कौन सा है, n की ऐसी कौन सी वैल्यू है, रैंक ऐसी कौन सी इंटीज़र है जो रैंक एज अ रैंक पॉसिबल नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन में -1 दिया हुआ है, तो किसी भी मैट्रिक्स की स्क्यू सिमेट्रिक हो या सिमेट्रिक हो या कोई भी मैट्रिक्स हो उसकी रैंक कभी -1 नहीं हो सकती है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कह रहा है कि हु एमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द टेक्निक ऑफ सॉल्विंग अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की जो टेक्निक से एसोसिएटेड नेम है वो क्या है, और वो है एक्चुअली क्रैमर रूल। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्रैमर्स रूल की हेल्प से हम लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि द सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस, यहाँ पर 3 इक्वेशंस दिए हैं, किस कंडीशन में हैव नो सोल्यूशन। वो कंडीशन हमें ढूंढना है कि जिसके लिए सिस्टम कोई भी सोल्यूशन नहीं रखे, और हमें मालूम है कि ये नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन
सोल्यूशन नहीं रखेगा इफ़ एंड ओनली इफ़ जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक है वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक के इक्वल ना हो। तो यहाँ पर हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को कंसीडर करते हैं। ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2 1 1 और यहाँ पर फर्स्ट रो में A है, फिर 1 -2 1 और यहाँ पर एंट्री हो जाएगी B। थर्ड जो रो है 1 1 -2 और यहाँ पर हो जाएगा C। अब इसकी हमें रैंक निकालना है। रैंक पर बेस्ड रहेगा इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, R3 को इंटरचेंज कर देते हैं R1 से, तो हमें मिल जाएगा ये इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिल जाएगी 1 1 -2 C और 1 -2 1 B 2 1 1 एंड A। अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे R2 इक्वल टू R2 - 1, सेकेंड रो से फर्स्ट रो को सब्ट्रैक्ट करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, और R3 से हम R3 - 2 टाइम्स R1 करेंगे। ये दो एलिमेंट्री ऑपरेशन करेंगे तो हमें जो मैट्रिक्स न्यू मैट्रिक्स मिलेगी इक्विवेलेंट मैट्रिक्स वो हो जाएगी 1 1 -2 C और यहाँ पर हो जाएगा 0 -3 -3 और B C और थर्ड रो में 2 टाइम्स R1 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो ये हो जाएगा 0 और 1 -2 करेंगे तो -1 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा और यहाँ पर A C हो जाएगा। अब यहाँ पर देखने वाली ये बात है कि यहाँ पर जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग ये जो एंट्रीज़ है इसकी रैंक एक्चुअली अगर देखें तो जो सेकेंड रो है और थर्ड रो ये एक दूसरे के कांस्टेंट मल्टीपल नहीं है, या इसका अगर हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये 0 के बराबर नहीं आएगा। इसलिए जो रैंक है कोफिशिएंट मैट्रिक्स की किसी भी सिचुएशन में 3 के बराबर हमेशा रहेगी, और रैंक अगर जो मैट्रिक्स A है कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक अगर 3 हो गई तो जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक है उसको भी 3 होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से किसी भी सिचुएशन में A B C कुछ भी हो, A B C की वैल्यू कुछ भी हो, उसमें कोई भी कंडीशन आप इम्प्लीमेंट करें, ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक के बराबर होगा और वो 3 के बराबर होगा। इसलिए A B C की वैल्यू कुछ भी हो ये हमेशा यूनिक सलूशन रखेगा। किसी भी सिचुएशन में A B C के ऊपर कोई भी कंडीशन इम्प्लीमेंट करके हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इसका सलूशन नहीं मिले। इसलिए ना तो इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है, ना ही ऑप्शन सेकेंड, ना ही थर्ड और ना ही फोर्थ ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट नहीं है। अगर मेरा कैलकुलेशन गलत नहीं है तो, और इसके चांस बहुत कम है कि कैलकुलेशन कहीं गलत हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन द नॉन होमोजीनियस सिस्टम Ax इक्वल टू B इज़ n, यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स n दिए हैं, देन द सिस्टम पोजेसेस द यूनिक सोल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, सोल्यूशन के लिए रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज इक्वल रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होना चाहिए, और अगर यूनिक सोल्यूशन लेना है तो इनकी रैंक नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 या करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 देखते हैं। यहाँ पर द करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ द मैट्रिक्स A एंड P इनवर्स AP, ये P इनवर्स AP और A दोनों का जो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ये दोनों सेम रहेंगे। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है इफ़ लैम्डा नॉट इक्वल टू 0 इज़ अ करेक्टरिस्टिक रूट ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। देन आइगन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज़, यहाँ पर दिया हुआ है लैम्डा नॉट इक्वल टू 0 करेक्टरिस्टिक रूट है ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है यानी कि उसका इन्वर्स पॉसिबल है, और हमें मालूम है कि ए इन्वर्स किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। चूँकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट है वो हमेशा नॉन ज़ीरो होगा। इसलिए जो एडजॉइंट है यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए, ये किसके बराबर हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स ए इन्वर्स के बराबर हो जाएगा। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए को अगर हम के मान लें, एक कांस्टेंट के से रिप्लेस कर दें, तो ये के टाइम्स ए इन्वर्स हो जाएगा। अब इस मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू है वो डिपेंड करता है मैट्रिक्स ए पर। अगर लैम्डा आइगन वैल्यू है मैट्रिक्स ए का, तो ये इम्प्लाई करेगा कि के टाइम्स लैम्डा इन्वर्स ये आइगन वैल्यू है मैट्रिक्स के ए इन्वर्स, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स ए इन्वर्स यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए का। इसलिए इसका जो आइगन वैल्यू है एडजॉइंट ऑफ ए का आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, के लैम्डा इन्वर्स यानी कि के डिवाइडेड बाय लैम्डा यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय लैम्डा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द टू आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ऑफ एन हर्मिशियन मैट्रिक्स आर ऑलवेज ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ये अगर दो आइगन वेक्टर्स हैं किसके करस्पॉन्डिंग, दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग ऑफ अ हर्मिशियन मैट्रिक्स, तो उस केस में जो दोनों आइगन वेक्टर हैं वो एक्चुअली ऑर्थोगोनल हो जाएंगे, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n सेटिस्फाइज इट्स ओन करेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज गिवन बाय कैले हैमिल्टन थ्योरम। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ही क्लासिकल रिजल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइगन वैल्यू से रिलेटेड है। द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज ऑलवेज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कोई भी मैट्रिक्स ए है जो इसका डिटर्मिनेंट है, प्रोडक्ट ऑफ कोई भी मैट्रिक्स हो, चाहे वो अपर ट्रायंगुलर हो या ना हो, जो डिटर्मिनेंट है मैट्रिक्स ए का प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़ होता है, और जो ट्रेस है मैट्रिक्स का, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू सम ऑफ आइगन वैल्यू होता है। ये दोनों रिजल्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, कई बार हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ 2 sin हाइपरबोलिक x प्लस वाई कॉस हाइपरबोलिक x माइनस वाई, ये होता है साइन हाइपरबोलिक 2x प्लस साइन हाइपरबोलिक 2y। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट होगा। इसको हम इजीली प्रूव कर सकते हैं। 2 टाइम्स साइन हाइपरबोलिक x प्लस वाई इंटू कॉस हाइपरबोलिक x माइनस वाई, ये हो जाएगा इक्वल 1/2 टाइम्स e टू द पावर x प्लस वाई माइनस e टू द पावर माइनस x प्लस वाई इंटू 1/2 e टू द पावर x माइनस वाई प्लस e टू द पावर माइनस x माइनस वाई। ये फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं कॉस हाइपरबोलिक और साइन हाइपरबोलिक के लिए। चूँकि साइन हाइपरबोलिक x होता है e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x बाई 2, एंड कॉस हाइपरबोलिक x होता है e टू द पावर x और प्लस e टू द पावर माइनस x
डिवाइडेड बाई 2। तो इन दोनों का फार्मूलों का यूज़ कर रहे हैं हम, और प्रोडक्ट करने पर ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली आएगा हमारे पास 1/2 टाइम्स, प्रोडक्ट करेंगे तो हो जाएगा e⁻²x प्लस e⁻²y माइनस e⁻²y और माइनस e⁻²x, और इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 टाइम्स e⁻²x माइनस e⁻²x और प्लस 1/2 टाइम्स e⁻²y माइनस e⁻²y, और ये किसके बराबर है? ये है साइन हाइपरबोलिक 2x और प्लस साइन हाइपरबोलिक 2y, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी बहुत सिंपली हम सॉल्व कर सकते हैं। रियल पार्ट कह रहा है, रियल पार्ट ऑफ tan अल्फ़ा प्लस आई बीटा, ये होता है sin 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई cos 2 अल्फ़ा प्लस cos हाइपरबोलिक 2 बीटा, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा। इसको बहुत आसानी से हम डिराइव भी कर सकते हैं। tan अल्फ़ा प्लस आई बीटा, इसको हम लिख सकते हैं sin अल्फ़ा प्लस आई बीटा अपॉन cos अल्फ़ा प्लस आई बीटा। यहाँ पर हम इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 2 टाइम्स cos अल्फ़ा माइनस आई बीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 cos अल्फ़ा माइनस आई बीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम साइन सी प्लस डी का फार्मूला लगाएंगे, तो ये एक्चुअली हो जाएगा साइन 2 अल्फ़ा प्लस साइन 2 आई बीटा डिवाइडेड बाई कॉस सी प्लस कॉस डी का भी फार्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा कॉस 2 अल्फ़ा प्लस कॉस 2 आई बीटा, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मालूम है साइन आई थीटा होता है, जो कि होता है साइन आई एक्स, ये होता है आई साइन हाइपरबोलिक एक्स के बराबर होता है, और कॉस आई एक्स होता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स के बराबर होता है। इसको हम यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 2 अल्फ़ा प्लस आई साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा डिवाइडेड बाई कॉस 2 अल्फ़ा प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा हो जाएगा। तो रियल पार्ट कितना हो जाएगा? जैसे ही रियल और इमेजिनरी ब्रेक करेंगे तो रियल पार्ट ऑफ tan अल्फ़ा प्लस आई बीटा यहाँ पर हो जाएगा साइन 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई कॉस 2 अल्फ़ा प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा। तो ये हमारा फार्मूला हमने डेराइव कर दिया कि रियल पार्ट tan अल्फ़ा प्लस आई बीटा का ये होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द log -1 प्लस आई। अगर यहाँ पर z इक्वल टू हम ले लें -1 प्लस आई, तो एक्चुअली जो log z होता है, log z इक्वल टू होता है log ऑफ मॉड ऑफ z और प्लस आई टाइम्स आर्गूमेंट ऑफ z। तो यहाँ पर पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर मॉड ऑफ z इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पर ये z यानी कि -1 प्लस आई है, इसको r cos थीटा
आर की वैल्यू यहाँ पर √2 है, आर यानी √2 cos थीटा प्लस आई साइन थीटा से हम थीटा की वैल्यू निकालना चाहें यानी आर्गूमेंट ऑफ जेड निकालना चाहें तो यहाँ से मिल जाएगा cos थीटा इक्वल टू -1/√2 और साइन थीटा बराबर हो जाएगा कंपेयर करने पर 1/√2। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करेंगे तो यहाँ से इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला थीटा क्या हो सकता है, ये थीटा होगा cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव है और साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, इसलिए थीटा हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा और थीटा इक्वल टू हो जाएगा 3π/4। इसलिए इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी, जो log -1 + i है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी log -1 + i, ये एक्चुअली हो जाएगा log ऑफ √2 और प्लस i टाइम्स 3π/4 और log √2 को हम लिख सकते हैं 1/2 टाइम्स log ऑफ 2 प्लस i टाइम्स 3π/4, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर a + ib इक्वल टू, अगर इसको हम पोलर फॉर्म में देखें, ये अगर मान लें r e⁻i थीटा है, जहाँ पर थीटा क्या है tan इनवर्स b/a है, तो a - ib की वैल्यू कितना हो जाएगी, ये r e⁻i थीटा हो जाएगी और इसलिए a + ib अपॉन a - ib ये कितना हो जाएगा e⁻i थीटा अपॉन e⁻i थीटा यानी e⁻i2 थीटा हो जाएगा। इसलिए अगर हम लॉग लें, लॉग ऑफ a + ib अपॉन a - ib इज इक्वल हो जाएगा लॉग ऑफ e⁻i2 थीटा और ये हो जाएगा i टाइम्स 2 थीटा और ये हो जाएगा i टाइम्स 2 इंटू थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स b/a, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 को हम कंसीडर करें। यहाँ पर i⁻i की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हम बाय डेफिनीशन i⁻i ये क्या हो जाएगा e⁻i टाइम्स log i हो जाएगा। यहाँ पर कैपिटल लॉग का मीनिंग है जनरल वैल्यू और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा e⁻i टाइम्स log i प्लस 2n⁻i। अब चूँकि हम log i को क्या लिख सकते हैं, log i को बाय डेफिनीशन ये किसके बराबर हो जाएगा, log i को हम लिख सकते हैं e⁻i⁻2 लिख सकते हैं और इसलिए इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी i⁻2 और इसलिए यहाँ से 1 से हमें मिल जाएगा i⁻i की वैल्यू, ये हो जाएगी e⁻i टाइम्स log i की वैल्यू है i⁻2 और प्लस 2n⁻i हो जाएगा और i से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन हो जाएगा, i² -1 हो जाएगा, इसलिए माइनस साइन हो जाएगा π/2 और प्लस 2n⁻ हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पर इसे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल माइनस साइन बाहर लें, माइनस π/2 बाहर ले लें तो ये हो जाएगा 1 + 4n और इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल -4n + 1 टाइम्स π/2। इसी को हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल
4n+1 टाइम्स π/2 और हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है इफ़ a + ib टाइम्स a + ib टू द पावर p इक्वल टू m टू द पावर x + iy हो तो y/x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, इसका सलूशन बहुत आसान है। अगर आप डायरेक्ट जानते हैं, याद है आपको, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं और अदरवाइज सिंपली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमें आइडेंटिटी दी हुई है और इससे हमें y/x की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम दोनों तरफ लॉगरिथमिक लेंगे। तो लॉग जब लेंगे तो ये हो जाएगा p टाइम्स log a + ib इक्वल टू x + iy टाइम्स log ऑफ m हो जाए। और log a + ib की डेफिनेशन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा log √ a² + b² और प्लस i टाइम्स tan इनवर्स b/a हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में हमारा रहेगा x log m और प्लस i टाइम्स y log m रहेगा। अब यहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा x y log m, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। और यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा p टाइम्स tan इनवर्स b/a और रियल पार्ट है x log m और लेफ्ट हैंड साइड है p टाइम्स log √ a² + b² रहेगा। और p अब कैंसिल कर देंगे तो अल्टीमेटली मिल जाएगा 2 tan इनवर्स b/a अपॉन log a² + b²। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।